किया गया और बड़ी संख्या में आप देखेंगे अभी कि गुजरात वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का स्वागत किया है। आप रोड शो देख सकते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री भी उनके प्यार और वात्सल्य से अभिभूत होकर हाथ हिलाकर उनको अभिवादन उनको अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये रोड शो आप देख रहे हैं और आप इस हर वर्ग के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो का आनंद लेते हुए आप स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को भी देख सकते हैं। और वहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं कि कैसे भारत और स्पेन के जो रिश्ते हैं वो आगे कैसे प्रगाढ़ होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं और प्रधानमंत्री भी उनके स्नेह और वात्सल्य से अभिभूत हैं। और एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो ये उद्घाटन होने वाला है, क्यों ज़रूरी है, कैसे रोज़गार के अवसरों में वृद्धि देखी जाएगी और साथ ही साथ भारत सरकार का ये जो फैसला है वो स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया की अनूठी पहल को बढ़ावा देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और ये कार्यक्रम सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ा प्रोत्साहन देगा, क्योंकि कैसे अब भारतीय निजी क्षेत्र जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिहाज से और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। और आप देख सकते हैं कि कल्चरल कॉन्टैक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है उसका स्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। और इस रोड शो में भव्य स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री का, जहाँ हम गुजरात की अलबेली अनूठी और बहुत ही खूबसूरत संस्कृति का उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। और इसी संस्कृति के उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ जो भीड़ है वो उन्हें प्यार और वात्सल्य देने के लिए वहाँ पर मौजूद है। और कैसे ये जो दौरा है वो कितना अहम है और इस दौरे को और खूबसूरत बना रही हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो आप देख रहे हैं, जो गुजरात के बहुत अहम सांस्कृतिक महत्व को यहाँ पर पेश करता है। यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जो शास्त्रीय नृत्य हैं, नृत्य के अलग अलग जो विधाएं हैं उनके साथ स्वागत किया जा रहा है।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का। तो आप देख सकते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर आप इस वक्त इस रोड शो में भी देख सकते हैं, जिसका जो आनंद है, लुत्फ़ है, वो इस रमणीय छटा को निहारते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पेड्रो सांचेज। और भारत और स्पेन के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते हुए, मधुर होते हुए, ऊष्मता से भरे हुए। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हैं, तो जो उपलब्धियाँ गुजरात ने हासिल की हैं प्रधानमंत्री की अगुवाई में, उसको भी उदाहरण के तौर पर लोग तस्वीरों के माध्यम से पेश करते हुए। अब बात कर लेते हैं स्पेन की। तो स्पेन और भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो स्पेन यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और 2023 में अगर हम लबोलबाब समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है वो 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। और भारत के जो प्रमुख आयात हैं अगर हम देखें, और उसमें निवेशक के तौर पर स्पेन 16वें पायदान पर खड़ा हुआ है। और करीबन 200 से ज़्यादा जो स्पेनिश कंपनीज़ हैं, आप समझिए, वो भारत में हैं। और स्पेन में लगभग 80 ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो सफलतापूर्वक चल रही हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ एनर्जी, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पर स्पेन का हमेशा से भारत को समर्थन मिलता रहा है। और क्योंकि रक्षा क्षेत्र के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है, तो रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हमें देखी। वहीं एयरबस स्पेन से $2.5 बिलियन के अनुबंध में 56 C-295 विमानों की खरीद है, जिनमें से 40 टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा भारत में बनाए जाएंगे। तो रक्षा क्षेत्र में एक अहम कदम।
तो जैसा कि हम भारत और स्पेन के व्यापारिक संबंधों पर जिक्र कर रहे थे, तो रक्षा क्षेत्र में दोनों के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर स्पेन भारत का अहम साझेदार बनकर सामने खड़ा है। और इसलिए जब हम यूरोपीय देशों में तमाम देशों की बात करते हैं, तो स्पेन के साथ भारत के घनिष्ठ और ऊष्मता से भरे संबंध देखे गए हैं। और सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान के रूप में दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण घटक हैं। ख़ास तौर पर भारतीय सांस्कृतिक जो संबंध परिषद है, यानी कि ICCR, अगर हम बात करें, जो सांस्कृतिक समूहों के कार्यक्रमों को आयोजित करती है, वो स्पेनिश छात्रों को अध्ययन करने के लिए वजीफ़ा यानी कि छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो चौथा भारत स्पेन जो रक्षा संयुक्त कार्य समूह, इस कार्यक्रम का आयोजन मैड्रिड में 2022 में किया गया था। और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि भारत और स्पेन एक दूसरे के लिए कितने अहम और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें, शिक्षा क्षेत्र में भारत और स्पेन के संबंध भी लगातार बढ़ते हुए, अभी हाल ही में जो वहाँ भारतीय विश्वविद्यालय हैं और साथ ही साथ स्पेनिश जो विश्वविद्यालय, उनके बीच एक MOU भी साइन हुआ है। और साथ ही स्पेन में भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है, वो भी खासा मायने रखता है। स्पेन में भारतीय प्रवासियों की जो लगभग संख्या है, वो 75,000 के आसपास है। और कैसे शास्त्रीय संगीत, नृत्य, फिल्में, कला, ये तमाम जो अलग अलग आयाम और घटक हैं संस्कृति के, वो कैसे भारत और स्पेन को जोड़ते हैं। तो रोड शो में भारत के विकास की गाथा, भारतीय संस्कृति और गुजरात के गरबे की झलक आप देख सकते हैं। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री है, वो भी अभिभूत हैं यहाँ के अलग अलग सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियाँ हैं, लोगों का प्यार, वात्सल्य और उनका उत्साह देखकर रोमांचित है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर इन सबके उत्साह जो रोमांच है, उनको स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं। और भारत की संस्कृति को इस रोड शो में आप अलग अलग अंदाज में लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इन दृश्यों को ये रमणीय छटा है भारतीय संस्कृति की। और इस लिहाज से ये जो दौरा है वडोदरा के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कई वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काम किया है और लोग उनसे बहुत प्यार और वात्सल्य के साथ साथ कई उम्मीदें रखते हैं। और यहाँ पर आप वही चमक उनकी आंखों में देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए यहाँ नजर आए। और
कैसे आप हर आयु वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो यहाँ प्रधानमंत्री के एक झलक को पाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं। और ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भारत की सॉफ्ट पावर को भी उजागर करती है, वो सॉफ्ट पावर जो कई देशों के साथ भारत के अहम रिश्तों की एक नई कहानी लिख रहा है। बात चाहे हम स्पेन की कर रहे हैं, ऐसे बहुत से अन्य राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत दौरे पर आते हैं, और भारत ने कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर सॉफ्ट पावर का एक अलग ही मायना लोगों को निकाल कर समझाया, जिसमें हमने देखा कि चाहे G20 की बात हो, चाहे हम बात करते हैं अन्य वैश्विक मंचों पर, ये जो सॉफ्ट पावर है कैसे हर एक अलग अलग उस क्षेत्र में जहाँ से आर्थिक प्रगति को एक नया बल मिलता हुआ नज़र आता है, उसको गति देती है। ये वो सॉफ्ट पावर है जो दो देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक भव्य सेतु बनाती है और उस खाई को पाटने की कोशिश करती है। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसके ज़रिए हम मानते हैं कि कई ऐसे आत्मनिर्भरता से पूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें हम रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सामरिक समृद्धि की बात करते हैं, व्यापारिक वृद्धि की बात करते हैं, जो लगातार आगे होकर जाती है। हम उसी सॉफ्ट पावर का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कूटनीतिक तरीके तो होते ही हैं, लेकिन कैसे लोगों से लोगों को जोड़ते हुए जब आप कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक सफलता में नए आयाम गढ़ते हुए। इसे लिखा हुआ है कोलैबोरेशन इन कल्चर, इन पार्टनरशिप, इन पीस। आप देखिए उस होर्डिंग पर लिखा है कोलैबोरेशन तो है, साथ है, लेकिन कैसे जब हम संस्कृति और शांति को साथ जोड़कर चल रहे हैं। और
तो आपको बता दें कि स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस इस समय गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेगा रोड शो में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेन सरकार के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है, 2 दशकों बाद हो रही है। सांचेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और अब से कुछ देर बाद सैन्य विमान बनाने वाली भारत की पहली निजी सैन्य यूनिट का अब से कुछ देर बाद उद्घाटन करने वाले हैं संयुक्त रूप से। आपको बता दें कि पेड्रो सांचेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे, जो C295 विमान के निर्माण के लिए समर्पित है। आपको बता दें साथ ही साथ कि इस कार्यक्रम में कुल 56 विमान शामिल हैं, जिसमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवर किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन सरकार के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने वडोदरा में रोड शो कर रहे हैं। करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो है। लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और आपको बता दें कि दोनों नेता आज वडोदरा में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन यानी कि FAL पॉइंट का अब से कुछ देर बाद उद्घाटन करने वाले हैं। उस मेगा रोड शो में अभी दोनों नेता जो शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की सैन्य रक्षा को भी दिखाता है, सैन्य पावर को दिखाता है। दोनों तरफ सड़कों के किनारे लोग काफ़ी उत्साहित भारत और स्पेन के झंडे लिए खड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और ये तस्वीरें सीधा वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस समय मौजूद हैं और ये एग्जीबिशन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से पहले ये एग्जीबिशन लगाई गई है और इस एग्जीबिशन में तमाम तरीके की जो भी इस एयरक्राफ्ट में चीज़ें लगाई जाएंगी, कलपुर्जे लगाए जाएंगे, उससे जुड़ी तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस को इस समय दिए जा रही हैं। आपको बता दें कि लिखा हुआ है फर्स्ट मेड इन इंडिया, यानी निजी क्षेत्र में जिस तरीके से पहली बार इस तरीके का नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेन और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही भारत की जो सैन्य सुरक्षा है, विमानन सुरक्षा है, उसमें भी अपनी आत्मनिर्भरता लाते हुआ भारत नज़र आ रहा है और अपने आप में ये कहीं ना कहीं नया अध्याय, नया दौर भारत एक लिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस। और अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे, जो C295 विमान के निर्माण के लिए समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का, और उससे पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि भारत के लिए C295 प्रोग्राम को सितंबर 2021 में औपचारिक रूप दिया गया था, ताकि भारतीय वायुसेना की AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C295 विमानों का अधिग्रहण किया जाए। आपको बता दें कि यह अनुबंध जो है भारत रक्षा मंत्रालय और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच भारत की 56 विमानों की आपूर्ति के लिए है, और इस 56 विमानों के साथ भारत एयरबेस DS स्पेन के लिए C295 विमान का सबसे बड़ा ग्राहक बन जाएगा। 56 में से 16 विमान फ्लाईवे कंडीशन में और बाकी 40 भारत में बनेंगे। तो अपने आप में ये कीर्तिमान, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। आपको बता दें कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो चुका है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक दिन, और इससे पहले दोनों ने संयुक्त रूप से रोड शो किया, और C295 विमान अपने आप में कई सुविधाओं से लैस है। और ये सीधी तस्वीरें प्रदर्शनी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि जो ये C295 विमान है, एक परिवहन विमान है जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन की है, और इसमें 71 सैनिक या 49 अर्धसैनिकों को रखने की व्यवस्था है, जो काफ़ी लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही आपको बता दें कि इस विमान की अधिकतम क्रूज गति 260 नॉट्स है, जो तीव्र तैनाती सुनिश्चित करती है। तो कैसे इस विमान का निर्माण होगा, कैसे भारत में ये यूनिट काम करेगी, उससे जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी साफ झलका रही है कि भारत आत्मनिर्भरता के दौर में आगे बढ़ता हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही कहते हैं, यही समय है, सही समय है। और सही समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात पहुंचे हैं, जहां स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ उन्हें संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि फाइनल असेंबली लाइन पॉइंट पर वो पहुंचे, और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया। कहीं ना कहीं ये C295 विमान है, उसकी वजह से भारतीय वायुसेना की रसद क्षमता तो बढ़ने वाली है, साथ ही आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये विमान विशेष मिशन, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्ती जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो परियोजना है भारत सरकार की, भारत के एयर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को और प्रोत्साहित करने वाली है, और मेक इन इंडिया को तो ये महत्वपूर्ण कदम देगा ही देगा, को बढ़ावा देगा ही देगा, और इसमें एक ये महत्वपूर्ण पहल भी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये फैसला स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगा। तो ये तस्वीरें वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कॉम्प्लेक्स C295 विमान के निर्माण के लिए जो बनाया गया है, उससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये मॉडल्स के ज़रिए ये समझाया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि किस तरह ये विमान
कितनी सुविधाओं से लैस है। तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसके उद्घाटन से रोजगार के कई अवसर बढ़ने वाले हैं और ये कार्यक्रम देश के एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का भी बड़ा काम करने वाला है। तो इससे मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर देश में निर्माण होगा इन विमानों का तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात दौरे पर हैं और आज कई विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दे रहे हैं हम वडोदरा से, जहां टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से हो चुका है। और उससे पहले ये प्रदर्शनी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ ये अवलोकन भी कर रही है कि कैसे देश रक्षा क्षेत्र में, विमानन रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर पेड्रो सैंचेज, the Honorable Governor of Gujarat, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Union Ministers, Honorable State Ministers. We extend a heartfelt welcome to the esteemed dignitaries of Spain, India, and the invited guests. Thank you everyone for joining on this occasion. It is indeed our pleasure to have you all over here. To begin this special event, I now request Shri N. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons, to kindly extend his welcome address. Welcome, sir. Good morning. This is my great privilege, pleasure and honor to extend a very warm welcome to our beloved Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Spanish Prime Minister and Presidente del Gobierno, Pedro Sanchez. और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य जी, श्री अजित जोवल जी, colleagues from the Tata Group and all officers and other dignitaries, ladies and gentlemen, and also my dear friend from Airbus, Mike. This is a very, very important day for India and Indian defense sector and also for Tata Group and Airbus. And I will fail in my duty if I forget to mention that this project was originally conceived more than a decade ago in 2012 by the then Tata Sons chairman Sri Ratan Tata ji, who led the whole concept to build a relationship with Airbus and created this partnership with Airbus and laid the foundation stone for this opportunity. So I would like to remember Sri Ratan Tata for his visionary leadership in this very path-breaking initiative. It is a historic moment not only for the Tata Group, but also for India, and this project embraces
the true Atmanirbhar vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Made in India aircraft, where the aircraft parts manufacturing as well as the full assembly of the aircraft and the integration is being done for the first time in India by private sector. This project will propel India into the next generation of advanced manufacturing. It will build a diverse and sophisticated skills ecosystem as well as a very strong supplier base. More importantly, give a lot of high-tech opportunities for our entrepreneurs and youth. This journey was started by our Honorable Prime Minister, who laid the foundation stone at this very same location for the C-295 transport aircraft manufacturing facility in Vadodara exactly 2 years ago on the 30th of October 2022. And 2 years, in fact 2 days earlier, the inauguration of the final aircraft assembly complex for the first aircraft to be delivered is being set up here. And I must commit to our Honorable Prime Minister that exactly 2 years from now, we will deliver the first indigenously manufactured aircraft, and we will request and we will work with your office to block the date so that we can come and inaugurate the facility and receive the first product. We are very proud of our team in Tata Advanced Systems, and they have a fantastic collaboration with Airbus Defence and Space in Spain, and this will become a benchmark of a collaboration in the defence sector between any two nations. I want to thank the Honorable Prime Minister of Spain for your government's support for this project. This project already is building capability. The first 200 engineers from Tata Group are already in Spain going through the training that are required. And we have worked with 40 SME companies, and we will be adding more companies to build the entire localization that is required for the product. And I was mentioning to the Honorable Raksha Mantri that except the engine, everything else will be produced. With the support of the Honorable Prime Minister, we will also bring that in the future. And I want to take one more moment to thank the Honorable Chief Minister of Gujarat. Sir, your state has been a home for Tata Group. All our companies operate here, and we are building state-of-the-art projects, multiple projects, the C-295 and the semiconductor fab in Dholera and the battery project in Sanand and many other initiatives. And I have to express my gratitude for the tremendous support that we are receiving from your state. Thank you one and all. Thank you for joining me today. Thank you very much, sir, for your warm welcome note and the introductory remarks. To begin, now it's a privilege to invite the Honorable Prime Minister of Spain, His Excellency Mr. Pedro Sanchez, to deliver his address. Welcome, sir. Honorable Prime Minister Modi, Honorable Indian and Spanish authorities, representatives of Airbus and Tata, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here today. Today we are not only officially inaugurating a cutting-edge industrial facility, today we're also witnessing how an extraordinary project between two emblematic companies becomes a reality. Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse
and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. Tata is probably the best exponent of Indian industrial strength. Its products and services are present in virtually every country on the planet. Tata is a giant among giants. As for Airbus, it embodies the very essence of a united Europe, committed to technological innovation and the creation of jobs and prosperity. And for my country, for Spain, being an integral part of the Airbus consortium means defending the values it represents. Values on which the very idea of Europe is based: cooperation, modernity, and progress. After years of presence in India, where it has grown and boosted civil aviation, Airbus opens a new chapter partnering with India's defense and space industry. This project strengthens our industrial ties while underlying our country's deep commitment as a reliable and strategic partner. And it shows as well the capabilities of the Spanish defense industry, with its world-class expertise and its well-earned international reputation. Spain, like India, is promoting an ambitious roadmap to modernize its productive fabric with decarbonization and digitalization as drivers. The automotive, aerospace, and renewable energy sectors are leading a genuinely strategic transformation that my country approaches with confidence and optimism. The fruits of that commitment are already visible. Last week, the IMF raised its growth forecast for the Spanish economy to 2.9%. This figure is the highest among developed economies and almost 4 times the average growth forecast for the Eurozone. So, if Indian companies want to grow, believe me, they can trust Spain. In 2026, the first C-295 manufactured in India will produce by this plant in Vadodara. This aircraft, it is a symbol of the Spanish and European aeronautical industry. In addition to contributing to modernizing India's defense capabilities, it will also drive technological development, particularly for the state of Gujarat, India's leading manufacturing hub. Thousands of direct and indirect jobs will be created here, and a new generation of highly qualified engineers and technicians will be trained. Many of them are currently studying at university, and they will find in this center a first-class professional horizon when they finish their training. Spain will also fulfill its commitment to technology transfer. This is essential for the creation of an authentic industrial ecosystem in this sector, from the manufacture of the aircraft to its delivery, from the production of parts and their assembly to the performance of all the test and aircraft maintenance tasks throughout its life cycle. Projects of this magnitude have an additional value. There is spillover effects for micro, small, and medium-sized companies. In short, the possibility of creating an entire business ecosystem linked to this advanced final assembly line. I know very well what something like this represents. I come from a country where 99% of companies are micro, small, and medium enterprises. They play a very valuable role in promoting social and territorial cohesion. This plant perfectly summarizes the excellent state of bilateral relations between Spain and India. This relationship has grown over the last few years. Today we are taking another step forward, a strategic step focused on a key industrial and technological field. The presence of Spanish companies in India and Indian companies in Spain is growing.
This growing presence is based on three pillars: a long-term vision, the search for reliable partners, and the commitment to develop industries at the local level to create jobs and wealth across all the territory. I believe that foreign direct investment must be productive and transformative. It must be more than just opening up new markets. It is a commitment to the future of the receiving country, generating local added value and contributing to the extraordinary future that awaits a country like India. Dear Prime Minister, dear friends, more than 7,000 kilometers separate Madrid, the capital of Spain, from New Delhi. But we have long known that this distance can be bridged with will and with talent. In the late 1960s, the talented Paco de Lucia and the great Indian musician Ravi Shankar brought our two countries closer through music. Together, they managed to fuse flamenco and Indian classical music, Spanish guitar with the spirituality of the sitar. Perhaps they did not know it then, but they were building a bridge between cultures that would open the way to the future, a future that has the face of projects like this. This plant will be a symbol of industrial excellence, an engine of growth, and a testament to the close and growing friendship between Spain and India. Once again, thank you very much, Prime Minister, for your leadership, and to Airbus and Tata and all those who have made this project possible, I wish you every success. Thank you very much. Thank you so much, His Excellency, Mr. Pedro Sanchez, for your valuable address. जिनके मार्गदर्शन, दूरंदेशी नेतृत्व और उत्कृष्ट नीतियों की वजह से भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, और आज जिन्होंने भारत को मेड इन इंडिया C295 के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की अभूतपूर्व भेंट प्रदान की है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए उनके प्रेरणादायक विचारों से हम सबको संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करें। एक्सेलेंसी पेड्रो साnchez, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, स्पेन और राज्य सरकार के मंत्रीगण, एयरबस और टाटा टीम के सभी साथी, देवी और सज्जनों, नमस्कार। बुएनोस दियास। मेरे मित्र पेड्रो साnchez जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी
सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं बड़ोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में
देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले 1 दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। साथियों, भारत के इन प्रयासों में वडोदरा शहर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये शहर पहले से ही एमएसएमईज का स्ट्रांग सेंटर है। यहां
हमारी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोफेशनल तैयार कर रही है। बड़ोदरा में फार्मा सेक्टर, इंजीनियरिंग एंड हैवी मशीनरी, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पावर एंड एनर्जी इक्विपमेंट, ऐसे अनेक सेक्टर से जुड़ी अनेकों कंपनियां बड़ोदरा में है। अब ये पूरा क्षेत्र भारत में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसके लिए मैं आज गुजरात सरकार को, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई को और उनकी पूरी टीम को उनकी आधुनिक औद्योगिक नीतियों के लिए, निर्णयों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। साथियों, बड़ोदरा में एक और खास बात है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण कल्चरल सिटी भी है। ये हमारी सांस्कृतिक नगरी है। इसलिए आज स्पेन के आप सभी साथियों का यहां वेलकम करने में मुझे विशेष खुशी हुई है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे याद है, फादर कार्लोस वेले स्पेन से आकर यहीं गुजरात में बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष यहीं बिताए। अपने विचारों और लेखन से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। मुझे उनको कई बार मिलने का सौभाग्य भी मिला। उनके महान योगदान के लिए हमने उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया। अब मैं इतना कह रहा हूं, तब तक किसी के गले नहीं उतरेगा, लेकिन हम लोग गुजरात में उनको फादर वालेस कहते थे और वो गुजराती में लिखते थे। अनेक गुजराती साहित्य की उनकी किताबें समृद्ध हमारा सांस्कृतिक विरासत है। साथियों, मैंने सुना है कि स्पेन में भी योगा बहुत पॉपुलर है। स्पेन के फुटबॉल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई। बार्सिलोना की शानदार जीत यहां भी डिस्कशन का विषय रही और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों क्लब्स के फैंस में भारत में उतनी ही नोकझोंक भी हुई जितनी स्पेन में होती है। साथियों, फूड, फिल्म्स और फुटबॉल सभी में हमारे रिश्ते स्ट्रांग पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि भारत और स्पेन ने साल 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई के रूप में मनाने का निश्चय किया है। साथियों, भारत और स्पेन की पार्टनरशिप एक ऐसे प्रिज्म की तरह है जो बहुआयामी है, वाइब्रेंट है और एवर इवॉल्विंग है। मुझे विश्वास है कि आज का यह इवेंट भारत और स्पेन के बीच ज्वाइंट कोलैबोरेशन वाले अनेक नए प्रोजेक्ट्स को प्रेरित करेगा। मैं स्पेनिश इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भारत आए और हमारी विकास यात्रा में हमारे साथी बने। एक बार फिर एयरबस,
और टाटा की टीम को इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री जी, C295 विमान के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के सफल लॉन्च के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी प्रेरक उपस्थिति, आपके नेतृत्व और विचारों के लिए हम सभी आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणा से हम अपनी रक्षा क्षमता को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। To conclude this remarkable ceremony, I now invite Mr. Michael Scholhorn, Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space, to kindly deliver the vote of thanks. Welcome, sir. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable President of the Spanish government, Pedro Sanchez, Honorable Governor of Gujarat, Chief Minister of Gujarat, Ministers of the Government of India, dear Chairman and friend Chandra, senior officials of the Government of India and Spain, dignitaries, ladies and gentlemen. Good morning, namaste, y buenos días. It is with pride and with a great sense of responsibility and humility that I stand before you on this momentous day for the aerospace industry in India. The C295 India program is not only about delivering essential capability to the Indian Air Force. It is also demonstrating Airbus's and Tata's joint capacity and commitment to India. The Make in India C295 program has become an industrial benchmark, which is aligned to the Prime Minister Modi's vision of self-reliance or Atma Nirbharat Bharat. With the C295 program, not only Tata and Airbus will assemble 40 aircraft here in this state-of-the-art final assembly in Vadodara, but we will also manufacture all sections and 13,000 of the total of 14,000 detailed parts of the aircraft here in India. To do so, we have certified 21 special processes in India. So far, we have onboarded 37 India-based suppliers exclusively for this program, both from the private and the public sector. The C295 is a European program and a very Spanish aircraft. Today, we can proudly say that it has also become an Indian aircraft. Prime Minister Modi, our next milestone will be to deliver the first Make in India program in September 2026. And we would love to not only see you here, but would love to see you fly a sortie with that first aircraft. This program has forged a special bond between India and Spain and between India and Airbus. The presence of the Prime Minister Modi and the President Sanchez at today's inauguration ceremony is testimony to that. We thank you for this honor and we thank you for your unwavering support and guidance. For Airbus, the C295 India program is a beacon of our multifaceted relationship and partnership with the Tata Group. It is also a window into the highly professional ways of working with the Ministry of Defense and the Indian Air Force that have set the right conditions for the program to succeed. Thank you for that. My sincerest gratitude to the Government of India under the leadership of Prime Minister Modi for placing its trust in Airbus. Our gratitude also to the Ministry of Defense, the Indian Air Force, our partner Tata, led impressively by Chairman Chandra. We would also like to thank our DPSU partners for program, BDL and BEL, as well as our industrial partners from the private sector. A special word of gratitude for the DGA QA,
who have maintained a highly professional oversight on the program and its many milestones. And lastly, a huge thanks to the teams of Tata and Airbus who have made this become a reality. Airbus has a strategic approach in India. We are developing a holistic and state-of-the-art aviation and aerospace ecosystem in India across all dimensions, from manufacturing and assembly to engineering and training, from commercial aircraft to helicopters to space and defense. Ladies and gentlemen, Airbus is on a long-haul flight with India. We continue to invest in India, we make in India, we design in India, we innovate in India, we skill in India, and we believe in India. And may I say, and we continue to believe in Europe and in the EU. India is well on its way to achieving its ambitions in the aerospace and defense sector, and Airbus is privileged to be a leading partner on this journey. Namaste, muchas gracias, and thank you very much. Thank you very much, sir, for your warm thank you note. With this, ladies and gentlemen, we conclude this significant session and extend our gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Honorable Prime Minister of Spain, His Excellency Mr. Pedro Sanchez, and to all the esteemed dignitaries. Today marks a proud step for India's Make in India vision, strengthened by global partnership. We extend good luck to all of you. Thank you.